हिंदी व्याकरण बुक 8 पार्ट 1। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम जानेंगे भाषा, लिपि और व्याकरण के विषय में। बच्चों, मनुष्य का यह स्वभाव है कि वे अपनी बात कहना और दूसरे की बात सुनना चाहता है। ऐसा न कभी देखा होगा और ना ही कभी सुना होगा कि दो व्यक्ति पास बैठकर उठने तक चुप बैठे रहें। समाज में रहते हुए हम में से प्रत्येक चाहता है कि वह अपने भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाए। इन विचारों और भावों की ध्वनियों के माध्यम से हम दूसरों तक अपनी बात पहुंचाते हैं। इन ध्वनियों को सुनकर कहने वाले की बात हम समझ लेते हैं। वास्तव में ये ध्वनियाँ ही भाषा का पहला रूप है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। किससे बना है? भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। भाषा की ध्वनियों से मिलकर शब्द बने हैं और उन शब्दों से ही हम अर्थ ग्रहण करते हैं। ये अर्थपूर्ण शब्द ही वाक्यों का निर्माण करते हैं। अपने भावों और विचारों को इन वाक्यों के रूप में प्रकट किया जाता है। भाषा बोलकर या लिखकर शब्दों के रूप में प्रकट की जाने वाली अभिव्यक्ति है। दूसरे शब्दों में, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों और भावों को बोलकर या लिखकर शब्दों के रूप में प्रकट करता है। तो आइए एक बार इसे ठीक से और समझते हैं। भाषा सार्थक ध्वनियों का वह समूह है जिसके माध्यम से हम अपने विचार दूसरों के समक्ष रखते हैं और उनके विचारों से अवगत हो सकते हैं। ये पढ़ी हमने भाषा की परिभाषा। विश्व के अलग अलग देशों में भिन्न भिन्न भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का स्थान तीसरा है। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान। भारत में संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, जो इस प्रकार है। इन्हें भी जान लेते हैं। हिंदी, उर्दू, पंजाबी, संस्कृत, मराठी, उड़िया, गुजराती, असमिया, तमिल, तेलुगु, सिंधी, कन्नड़, बांग्ला, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मलयालम, कश्मीरी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये है 22 भाषाएं जो संविधान के अंतर्गत इनको मान्यता दी गई है। आइए अब जानते हैं भाषा के रूप के बारे में। नित्य ही परस्पर प्रयोग करते हुए मुख्य रूप से भाषा के दो रूप दिखाई पड़ते हैं, मौखिक भाषा तथा लिखित भाषा। अब एक एक करके हम इन दोनों रूपों के विषय में जानेंगे। पहला है मौखिक भाषा। हमारे मुख से जो भाषा निकलकर हमारे विचारों या भावों को दूसरों के कानों तक पहुंचाती है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। इसे कथित भाषा भी कहते हैं। कथित भाषा का रूप बदलता रहता है। मौखिक भाषा में हम अपने मनोभावों को बोलकर प्रकट करते हैं तथा सुनकर ग्रहण करते हैं। भाषण, संवाद व वार्तालाप का माध्यम मौखिक भाषा ही होता है। यह भाषा का मूल रूप है। आइए जानते हैं आप लिखित भाषा के विषय में। जिस माध्यम से लिखकर या पढ़कर विचारों को समझा अथवा समझाया जाता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। पुस्तकों में, समाचार पत्रों में तथा चिट्ठी पत्रियों में इस लिखित भाषा को नित्य ही देखते हैं। लिखित भाषा में हम अपने मन के विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के लिखे विचारों को पढ़कर ग्रहण करते हैं। भाषा का यह रूप उसे स्थायित्व प्रदान करता है। लिखित भाषा लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। आइए समझते हैं लिपि क्या है। लिपि का अर्थ है लीपना। बच्चों, जैसे कि आपने पिछली कक्षाओं में जाना कि मनुष्य ने उच्चरित भाषा को स्थायी रूप देने तथा अपने विचार दूर बसे संबंधियों तक पहुंचाने के लिए चित्रों को माध्यम बनाया, जिसे चित्रलिपि कहा जाता है। फिर उनसे उच्चरित ध्वनियों को चिन्ह दिए। यही चिन्ह लिपि कहलाए। क्या कहलाए?
लिपि। आइए एक बार लिपि की परिभाषा समझ लें। उच्चरित ध्वनियों को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं, यानी उच्चरित ध्वनियों को लिखने की विधि ही लिपि कहलाती है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। आइए कुछ भाषाएं व उनकी लिपियों के बारे में जानते हैं। जैसे संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी, मराठी की देवनागरी, कश्मीरी की देवनागरी है, कोंकणी की लिपि भी देवनागरी, बोडो की देवनागरी। इन सब भाषाओं की लिपियां देवनागरी है। और अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन, जर्मन की रोमन, फ्रांसीसी की भी रोमन और उर्दू की फारसी लिपि। नेपाली भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी गुरुमुखी लिपि और संथाली की भी देवनागरी लिपि है। बंगाली की लिपि है बांग्ला। आइए जानते हैं हिंदी के क्षेत्र के विषय में। बच्चों, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत के संविधान में राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों और दिल्ली एवं अंडमान निकोबार संघ राज्य क्षेत्रों में हिंदी शासन और शिक्षा की भाषा है। बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब की संपर्क भाषा हिंदी है। यद्यपि दक्षिण के राज्यों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक में तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषाएं, ये द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं, ये प्रयोग में लाई जाती हैं। पर वहाँ भी हिंदी बहुतायत में बोली और समझी जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग हिंदी भाषा को बोलते और समझते हैं। हिंदी भारत के बाहर भी अनेक देशों में बोली जाती है, जिनमें म्यांमार, श्रीलंका, मॉरिशस, त्रिनिदाद, फिजी, मालदीव, सूरीनाम, भूटान तथा दक्षिण अफ्रीका प्रमुख है। आइए अब समझ लेते हैं हिंदी की बोलियां क्या है। देश के इतने विशाल भूभाग की भाषा होने के कारण हिंदी की अनेक बोलियां हैं। पश्चिम में हैं बोलियां हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, बुंदेली और राजस्थानी। पूर्व में अवधी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी और मैथिली। उत्तर में गढ़वाली और कुमाऊनी और दक्षिण में दक्षिणी हिंदी। आइए अब आ जाते हैं व्याकरण की ओर। व्याकरण क्या है, इसे जानते हैं। भाषा की एक व्यवस्था होती है। भाषा के विभिन्न अंग परस्पर नियमबद्ध रहते हैं। प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है। व्याकरण भाषा को व्यवस्थित रूप प्रदान करती है। इसी से भाषा का मानक रूप स्थिर होता है। व्याकरण के नियमों के आधार पर ही भाषा का शुद्ध एवं मानक रूप निर्धारित होता है। आइए अब जानते हैं व्याकरण की परिभाषा। व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें किसी भाषा के शुद्ध बोलने, लिखने, पढ़ने और समझने के नियमों का ज्ञान होता है। एक बार और जानें, व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें किसी भाषा के शुद्ध बोलने, लिखने, पढ़ने और समझने के नियमों का ज्ञान होता है। आइए बढ़ते हैं अब साहित्य की ओर। क्या है साहित्य? बच्चों, प्रत्येक भाषा में ज्ञान के भिन्न भिन्न विषयों का भंडार है। विद्वानों के अनुसार साहित्य ज्ञान का संचित कोश है। इसके अंतर्गत युगों से प्राप्त ज्ञान को एकत्रित किया जाता रहा है। इसलिए भाषा के विस्तृत ज्ञान को साहित्य कहा जाता है। विस्तृत ज्ञान को साहित्य कहा जाता है। हिंदी साहित्य का संसार में विशिष्ट स्थान है। 10वीं 11वीं शताब्दी से लेकर आधुनिक शताब्दी तक साहित्य की सुदीर्घ परंपरा रही है। प्रारंभ में सिद्ध साहित्य, संत साहित्य, सूफी साहित्य, कृष्ण और राम भक्ति काव्य, वीर काव्य तथा श्रृंगार काव्य ने हिंदी को समृद्ध बनाया। आधुनिक काल में सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन के फलस्वरूप साहित्य की विधाएं भी बदली और भाषा की भी। आधुनिक काल से पहले का साहित्य अधिकांशतः पद्य में भी है, जिसकी भाषा मुख्यतः अपभ्रंश, प्राकृत, ब्रज भाषा और अवधि है। आधुनिक काल में अधिकांश साहित्य गद्य में लिखा जाने लगा और भाषा भी हिंदी हो गई। यहाँ तक कि
पद्य भी छंद से मुक्त होकर गद्यात्मक हो गए। आइए अब बढ़ते हैं मानक हिंदी की तरफ। आखिर क्या है मानक हिंदी? बच्चों, इतने विशाल भूभाग की भाषा होने के कारण हिंदी के स्वरूप में विविधता का आना स्वाभाविक ही है। भाषा में एक रूपता एवं अनुशासन लाने के लिए उसके मानव रूप की आवश्यकता होती है। भारत सरकार ने देवनागरी लिपि के स्वरूप का माननीकरण इस प्रकार किया है, जैसे स्वर अ आ इ उ ऊ री ए ऐ ओ औ 11 स्वर, कुछ व्यंजनों का परिवर्तित मानक रूप जैसे ख छ झ ध भ, और वर्तनी में परिवर्तन लट्टू ब्रह्मा विद्या विद्वान। मात्राओं का सही स्थान द्वितीय हड्डियां बुद्धिमान पंचम वर्ण बिंदु से दर्शाए जाते हैं, जैसे चंपक मुंबई झंडा। ये सब पंचम वर्ग जो है वो बिंदु से दर्शाए जाते हैं। आइए अब जानते हैं हिंदी व्याकरण के विभाग। बच्चों, हिंदी की भाषिक व्यवस्था के प्रमुख रूप से 3 स्तर हैं। पहला है वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के आकार, उच्चारण, उत्पत्ति आदि पर विचार किया जाता है। दूसरा है शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों के रूप, भेद, प्रकार, लिंग, वचन, काल, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति तथा बनावट पर विचार किया जाता है। और तीसरा है वाक्य विचार। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य रचना, वाक्य विश्लेषण आदि का वर्णन किया जाता है। आइए इस पाठ को एक बार और दोहरा लेते हैं। भाषा सार्थक ध्वनियों का वह समूह है जिसके माध्यम से हम अपने विचार दूसरों के समक्ष रखते हैं और उनके विचारों से अवगत हो सकते हैं। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। उच्चरित ध्वनियों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। हिंदी की लिपि देवनागरी तथा अंग्रेजी की लिपि रोमन है। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का बोध कराता है। भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। हिंदी का क्षेत्र व्यापक है, इसमें अनेक बोलियां बोली जाती हैं। व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।